हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। तो उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी एसएसटी की क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं। और यस्टरडे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन कहीं गया था, सासाराम बिहार घूमने गया था, तो उसी के चलते कल की क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आने में घर काफ़ी मुझे देरी हो गई थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो भी आपकी क्लास मिस हुई है उसका नुकसान आपको ठीक है पूरा कर दिया जाएगा। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, धैर्य रखेंगे, धैर्यपूर्वक क्लास को देखेंगे और इसी क्रम में देख लेंगे, या तो अपकमिंग संडे जो होगा उसमें क्लास कर देंगे, या फिर इन्हीं क्लास को थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको कल सभी को इन्फॉर्म करना भी भूल गया था, क्योंकि मैं रास्ते में था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं मैसेज भी आपको ग्रुप पे नहीं कर पाया कि क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, और आप सब में से जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से जन्माष्टमी के मैसेज किए थे, तो मोस्टली तो मैंने सबका रिप्लाई कर ही दिया था, लेकिन हो सकता है किसी का मैं रिप्लाई ना कर पाया हूँ। तो आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। आपके प्यारे जो मैसेज आए हैं मुझे, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। अभी तक आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आपके 4 लगभग हमने उन क्लासेस के टेस्ट कर लिए हैं। तो टोटल 9 क्लासेस आपकी हुई हैं और आज आपकी करने जा रहे हैं हम क्लास नंबर 6, जिसका टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हमारा देश भारत। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है फ्रेंड्स आज का टॉपिक, तो धैर्यपूर्वक क्लास को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जो लास्ट तक बना रहेगा क्लास के साथ उसी को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये नहीं है कि आपने ये सोच लिया क्लास के स्टार्टिंग में कि ये सब तो हमें आता ही है, फिर क्या होता है एग्ज़ाम में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाता है जो आपने पूरी क्लास ना देख के छोड़ दिया था, तो फिर आपको समस्या होती है। ठीक है, चलिए देखें क्या लिखा है स्क्रीन पे। भारत के उत्तर, डबल लिखा गया, उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, एक हटा लेंगे। दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो जो हमारा भारत है उसके बारे में बताया गया है कि उसके चारों तरफ कौन कौन सी आकृति हैं। ठीक है, एक बार हल्का सा मैप भी हम जो इसमें बताया गया मैप को भी एक बार विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार मैप भी, कहाँ लगाया हुआ है मैप। आई थिंक स्टार्टिंग में मैप नहीं लगाया हुआ। हाँ, ये लगा हुआ है मैप। तो ये क्या कह रहा था, भारत के पूर्व में, सॉरी भारत के उत्तर में क्या बता रहा था, बताइए भारत के उत्तर में क्या बता रहा था। भारत के उत्तर में हिमालय, ठीक है यहाँ पे, और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और दक्षिण में क्या बताया था, हिंद महासागर। ये लिखा भी हुआ है हिंद महासागर। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या पड़ता है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर की जो आकृति है कैसी बताई थी, त्रिभुजाकार। ठीक है, आपको ये बात याद भी होगी। चलिए शुरू में आ जाते हैं, फिर से थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको। अब सेकंड लाइन में आपका लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रख लेंगे, कर लेंगे। आपको पहले भी याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इसको लिख लेंगे अपने नोट्स में, उसको याद कर लेंगे। रैंक 7th लिखी हुई है। रैंक 7th का मतलब है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत से और बड़े कौन कौन से देश हैं,
सबसे पहले नंबर पे कौन आता है बताइए? सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कनाडा, सॉरी रूस, ठीक है, रूस आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है रूस के बाद कनाडा, ठीक है, रूस आ जाता है, रूस के बाद आपका आ जाता है कनाडा, ठीक है ना। तो ये क्रम आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता भी होगा, वरना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भारत 7वें नंबर पे आता है, जिस तरह से भारत 7th प्लेस पे जैसे आता है, तो उससे पहले सबसे पहले आता है रूस, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रूस के बाद कौन सा देश बताया था मैंने बताया था आपको कनाडा, ठीक है। और कनाडा के बाद कौन सा देश आता है बताइए? कनाडा के बाद कौन सा देश आता है? चीन। और चीन के बाद क्या आता है? अमेरिका, यानी कि यूएसए लिख देंगे हम शॉर्ट में, यूएसए। 5वें नंबर पर कौन सा देश आता है? ब्राज़ील, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील के बाद क्या आएगा? ब्राज़ील के बाद आता है फ्रेंड्स, ब्राज़ील के बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे इंडिया आ जाएगा, इंडिया। और इंडिया के बाद भी आपको पता करना है कि इंडिया से छोटा कौन सा है फिर आता है फ्रेंड्स आपका अर्जेंटीना। स्पेस कम है थोड़ा सा, अर्जेंटीना, ठीक है। ये क्रम आप लिख लेंगे, पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। जैसे भारत का नक्शा है, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई बताई है इसने 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई बताई है इसने 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लग रही है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सीटेट की, उनको एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। और अभी तक कोई चैनल पे नया चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे, ठीक है, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपको देखिए मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से लेके पश्चिम तक ये वाली कितनी बताई थी? 2933 किलोमीटर, ठीक है। यही बताई थी ना, याद रखेंगे इसको, 2933 और आपकी 3214, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या लिखा है स्क्रीन पे। हाँ फ्रेंड्स, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्योंकि हर 10 साल में वैसे तो काउंटिंग होती है, लेकिन 2011 के बाद से जो काउंटिंग है अभी तक नहीं आई है, तो 2011 वाली रिपोर्ट को हम मान के चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। वैसे तो 130 क्रॉस कर गई होगी अब तक, ठीक है, 130 का 140, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े चल रहे हैं 2011 के 121 करोड़ के लगभग है। रैंक क्या लिखा है? सेकंड रैंक लिखी हुई है। सेकंड रैंक का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो किसकी है? चाइना की, चीन की, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट आती रहती हैं इसके लिए, किसी दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है, भारत की जनसंख्या चीन से भी कुछ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट एन अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको लिख लेंगे पूर्वी देशांतर, ईस्ट देशांतर, ई लिख लेंगे यहाँ, ई देशांतर। और यहाँ भी जो ये जगह खाली बची ना, यहाँ भी लिख लेंगे ई,
ई देशांतर, इसका मतलब होता है ईस्ट देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये किस तरह से बताई गई है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि लिख तो दिया है यहाँ पे, इसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मैंने इमेज लगाई हुई है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, ठीक है, चपटी है, ये भूमध्य रेखा आ जाती है, तो हमारा और ये आपकी आ जाती है GMT, तो हमारा भारत लगभग यहाँ पड़ता है, आपको यहाँ पड़ता है ना। तो आपको पता है कि इन वाली रेखा को क्या बोलते हैं, लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, जितनी भी रेखा इस तरह से बनाई जाएंगी अक्षांश रेखा उनको कहेंगे। तो ये वाली रेखा देखिए, यहाँ से भूमध्य रेखा से कितनी स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से, और भारत कितना है, 0 से ऊपर है, तो यहाँ तक जो भारत का दक्षिणी सिरा है, ठीक है, वो कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे, और NL लिखा हुआ है। NL का मतलब है नॉर्थ, यानी कि उत्तरी। ये वाला भाग इसका उत्तरी है और ये वाला भाग दक्षिणी है। ठीक है, तो इस वाले भाग में है तो उत्तरी लिख दिया, नॉर्थ, और L का मतलब लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा के लिए लैटिट्यूड यूज़ करते हैं हम, लेटी हुई रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे करता 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 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाली रेखा कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखेंगे। अब यदि सीधी बात करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ जब हम देखेंगे ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा देखेंगे तो ये आपकी लगभग यहाँ पड़ेगी GMT, तो GMT से इस तरफ है ये, पूर्व की तरफ, तो GMT कितनी डिग्री होती है, 0 डिग्री बोलते हैं GMT को। तो यहाँ तक कितनी आएगी, भारत जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाली रेखा 68 डिग्री 7 मिनट, कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसके बाद लिखा है EL, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ईस्ट, ठीक है, पूर्वी, और एल का मतलब है लॉन्गिट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लॉन्गिट्यूड क्यों, क्योंकि लंबी वाली लाइन है, अक्षांश रेखाएं हैं। लेटी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। खड़ी वाली रेखा को क्या बोलते हैं, सॉरी, लेटी वाली रेखा को लैटिट्यूड और खड़ी वाली रेखा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट मैंने किस लिए कहा, ये भारत है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये वाला भाग उत्तरी, ये वाला भाग दक्षिणी। ठीक है, यदि ऐसे मैं GMT बना देता हूँ, ये वाला भाग पूर्वी और ये वाला भाग पश्चिमी, तो पूर्वी भाग में पड़ता है इसलिए ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस तरह से ये वाली रेखा जो आप देखिए, यहाँ ये कितनी रेखा डिग्री पे पड़ती है, ये पड़ती है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पे ये पड़ती है। ठीक है, इतने पे पड़ती है। और ये क्या लिखा है, EL, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको भी बोल देंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको लोकेशन, भारत की लोकेशन किस तरह से है, किन अक्षांशों किन देशांतरों के बीच है, ये आपको कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, यहीं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको लंबाई तो भारत की बता दी, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, 3214, और पूर्व से पश्चिम ये वाली कितनी है, 2933, और ये वाली कितनी बताई थी, ये वाली तो पूर्व से पश्चिम तो 2933, और उत्तर से दक्षिण कितनी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या पड़ेगा, बताइए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। इसका कुछ नाम है, उसे बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं, किबिथु। जब पूर्वी बिंदु पड़ता है सबसे, तो पश्चिमी बिंदु पड़ेगा। पश्चिमी बिंदु पड़ता है भारत का यहाँ, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुहार मोती या गुहार माता। चिंता मत कीजिए, मैंने लिख के रखा है, आपको केवल समझा रहा हूँ। तो ये पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, पूर्वी बिंदु किबिथु। अब आ जाते हैं इस तरह से, उत्तरी बिंदु भी होगा। उत्तरी बिंदु पड़ता है यहाँ आपका, यहाँ पे कौन सी जगह में, अच्छा ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये कौन सी जगह में पड़ता है, पश्चिमी गुजरात में। अब यदि हम ऊपर देखते हैं तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या दिखता है, अभी आपको लद्दाख दिखेगा।
लद्दाख है ना, यहाँ पे लद्दाख पड़ता है। तो इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, इस वाले को सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल, याद रखेंगे। इस तरह से यहाँ एक बिंदु है, यहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु में, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब आपको याद करने का तरीका है, इंदिरा कौल इसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। हो सकता है याद करने में कन्फ्यूजन हो जाए। तो आप देखेंगे भारत की जो ये आकृति है, ये नोक, ये यहाँ क्या बन रही है, एक नोक बन रही है, ये पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पॉइंट बन रहा है ना। तो आप याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट नीचे वाला है और इंदिरा कौल ऊपर वाला है। ठीक है। एक चीज़ और, अब भारत केवल इतना ही थोड़ी ना है, इसके अलावा भारत के कुछ द्वीप, लक्षद्वीप बने हुए हैं इधर, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप बने हुए हैं, बनेंगे ना। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हुए हैं, इनका सबसे दक्षिणी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप यानी कि ये वाला, इस पे जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और क्या हो जाएगा, वो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये तो भारत का दक्षिण बिंदु है, दक्षिणी, लेकिन वो सुदूर दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार, जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन डीपली आप सबको पढ़नी है ना द्वीप के बारे में या कुछ भी, एवरीथिंग। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि जनवरी से क्लास स्टार्ट करेंगे, सीटेट के बाद पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आप उसमें ज्योग्राफी में सब कुछ सीख जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि जनवरी के आसपास जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है। वैसे तो मैं जानता ही हूँ सबका, सब कितने जो है पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप के अंदर एक दो बच्चा ज़रूर ऐसा हो सकता है जिसके मन में ये एक्साइटमेंट होगा कि हाँ, हम ज्योग्राफी बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से कंप्लीट सीखना चाहते हैं। तो वो लोग सीटेट के एग्ज़ाम के बाद जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सुदूरतम दक्षिण बिंदु की बात हो गई। सुदूर दक्षिणतम बिंदु, ये आपका अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, उनमें से सबसे जो लास्ट वाला है ग्रेट निकोबार द्वीप, उस पे पड़ता है। ठीक है। नाम है उसका पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी 37 डिग्री 6 मिनट पे पड़ती है लोकेशन, और इसकी 8 डिग्री 4 मिनट पे पड़ती है ना। तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये वाला, इसकी लोकेशन क्या पड़ेगी फिर, इसकी भी तो लोकेशन होगी ना कुछ, बताइए, इसकी लोकेशन भी तो कुछ ना कुछ होगी। बताइए क्या हो जाएगी इसकी लोकेशन। फ्रेंड्स, इसको है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको क्या कहा है, इंदिरा पॉइंट कहा है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट नहीं, ये जो बिंदु पड़ता है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। लेकिन ये जो पड़ता है इसको बोलते हैं, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, और इसको केप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन। ठीक है, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन। तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन। और इंदिरा पॉइंट पड़ता है आपका दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट जो नाम बताया था, वो पुराना नाम है किसका, इस वाले का। एक सेकेंड, इसका जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, उसी का पुराना नाम है क्या, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट इसका। और इसका मैंने आपको बता दिया केप कोमोरिन नाम है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है। अब देखेंगे ध्यान से, जैसे
ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट इसकी लोकेशन है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 8 से थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो इसकी लोकेशन लिख लेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट इस वाले बिंदु की क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको कई सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये विस्तार हमने पढ़ लिया और ये मैंने आपको पिक्चर में दिखा भी दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, ये पेज है इसका, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े, थोड़ा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। भारत के उत्तर में क्या पड़ता है, जैसे भारत का मैप मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पड़ता है हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत पड़ता है कि नहीं। पश्चिम में अरब सागर, मैंने बताया था, इधर बना लेते हैं। पश्चिम में यहाँ क्या पड़ता है, सॉरी पश्चिम में, ये पश्चिम में क्या पड़ता है, अरब सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। और क्या कह रहा है, दक्षिण में हिंद महासागर, ये दक्षिण में हिंद महासागर बताया था ना आपको, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। भारत प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारतीय प्रायद्वीप इस वाले भाग को बोलते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं जो हिस्सा जो स्थलीय हिस्सा 3 ओर से जल से घिरा है। तो यहाँ जल है, यहाँ जल है, यहाँ भी जल है। तो हिंद महासागर की जो हिंद महासागर है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, हिंद महासागर पड़ता है। और आगे क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर, लगभग बताया इन्होंने, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। कहाँ पे, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ पड़ता है गुजरात में, 2900 किलोमीटर, जबकि एक्चुअल कितना है ये 2933। मैंने आपको ये बात बता दी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भारत के अंदर भाषा और संस्कृति में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा, आपको अलग अलग त्यौहार, अलग अलग पहनावा, पोशाक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ये लिखा है आपका प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा है। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये स्थान, तीनों स्थान पे जल है, तो उसे क्या बोलते हैं, जिस स्थल आकृति के 3 तरफ जल हो, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब भारत की स्थिति की बात कर रहा है। स्थिति वही है स्थिति जिसके बारे में आपको अभी मैं बता चुका हूँ। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पता ही है आपको। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से गुजरती है। कह रहा है कर्क रेखा जो है देश के, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, चित्र 7.2, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर तक की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्या है, 8 डिग्री 6 मिनट से लेके ये क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला जो देशांतर है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यही बात ये लिखी है इसके अंदर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। ये कह रहा है ये पृथ्वी है,
पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया ऐसे, ये पूर्वी ये पश्चिमी। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में पड़ेगी? पूर्वी में, ठीक है, इसीलिए ईस्ट लिखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग 2 घंटे हो सकता था। ये कहना चाह रहा है, अभी समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा पहले आगे की लाइन भी पढ़ लेते हैं। क्या कहा है। इसने कहा है कि घंटे का होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। आपने पढ़ा है ना कि 1 डिग्री चलेंगे पूर्व की तरफ तो कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट का समय बढ़ता है। अब इसमें बताया गया है कि देखिए, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 29 डिग्री का, ठीक है, या फिर 30 डिग्री मान लेंगे, मोटा मोटा 30 डिग्री मान लेंगे, इसको मोटा मोटा पकड़ लेंगे 30। 1 डिग्री चलने पे कितना मिनट समय बढ़ता है? 4 मिनट। 30 डिग्री पे कितना बढ़ेगा? 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट। आपको पता है 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं बताओ? 2 आवर, 2 घंटे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऊपर अभी क्या कहा था कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। उसका रीज़न यही है कि जो देशांतर हैं इनमें लगभग 29 डिग्री का अंतर है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य अस्त हो जाएगा और गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य अस्त होगा, ठीक है। ये तो भारत की बात है। जैसे भारत से पाकिस्तान के समय में भी अंतर है, भारत से दुबई के समय में भी अंतर है। भारत से दुबई के समय में आधे घंटे का अंतर है, सॉरी आधे घंटे का नहीं, 1.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। जब मैं वहाँ पहले रहता था तो जैसे वहाँ पे 7:30 लगभग बजे हैं शाम के, तो यहाँ इंडिया में 9 PM का टाइम रहता था, ठीक है। इंडिया में 9 बज चुके होते थे, वहाँ 7:30 ही बजते थे शाम के, तो 1.5 घंटे का अंतर है। ये किस लिए होता है अंतर? ये जो देशांतरीय जो विस्तार होता है तो उसकी मानक समय रेखा मान लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग किसी देश का समय डिसाइड करते हैं। तो देशांतरों के अंतर के कारण ये समय होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पीछे वापस हम। ये पढ़ चुके ना, आई थिंक हम पढ़ चुके, लेकिन बहुत मेन बात यहाँ छूटी हुई है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय हैं, क्योंकि जो उसका देशांतरी विस्तार है काफ़ी बड़ा है, इस तरह से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? कनाडा में 6 मानक समय हैं। कनाडा में कितने हैं? 6। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो रूस में कितने हैं? तो यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे रूस में कितने मानक समय हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि रूस में कितने मानक समय हैं। आप सर्च करेंगे बुक से, नेट से, उसके बाद होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देंगे कि रूस में कितने मानक समय हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है
कि कितने मानक समय हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मानक समय कहाँ हैं और कितने, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। अब यहाँ वही सब लिखा है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये कह रहा है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से होते हुए 5 राज्यों से गुजरती है। आपको बताया ना मैंने कि भारत का मैप है और हर एक देश की एक क्या होती है, हर एक देश की एक रेखा होती है, मानक समय रेखा। इंडिया की मानक समय रेखा को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये भारत का मैप है, लगभग इस तरह से गुजर रही है वो। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो जब इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है तो लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के बाद नीचे छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड और आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, आपको हल्का सा मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपके लिए मैंने फ़ोटो भी ऐड कर लिया था। इस तरह से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नीचे आपका पड़ जाता है ये, उत्तर प्रदेश के नीचे आपका ये उत्तर प्रदेश जाएगा और ये आपका पड़ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका पड़ जाएगा उड़ीसा, ये आपका पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है ना PDF में ये गलत लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये लिखा गया ना झारखंड, देखिए झारखंड से नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक जगह है, इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसको काट देंगे यहाँ से PDF से, इसको MP कर लेंगे। MP, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अभी कह रहा IST भारतीय मानक समय रेखा GMT + 530 घंटे आगे है। आपको पता है GMT को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। तो भारत का जो मानक समय है GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे। ये पहली क्लास में भी आपको बताया जा चुका है। तो वही लिखा है, भारतीय मानक समय बोलते हैं IST को हिंदी में। GMT + 530 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अतः अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 29-30 डिग्री का अंतर होता है और 3 चौका 12 यानी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में। ठीक है, वही बात मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि ये वाला कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबिथू। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गुहार माता, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कच्छ, गुजरात में। ठीक है, सरक्रीक गुजरात में पड़ता है आपका, सरक्रीक गुजरात में। ठीक है, और आपका इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? आपका लद्दाख में, यहाँ पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु फ्रेंड्स ये लिखा है ना आपका दक्षिणी, इसको इंदिरा पॉइंट काट देंगे। ये इंदिरा पॉइंट तो इसको बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट का ही नाम इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु कहाँ पड़ता है आपका? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के। यहाँ कर लेंगे आप कन्याकुमारी TD, आप तमिलनाडु यहाँ लिख लेंगे इंदिरा पॉइंट की जगह। ठीक है, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु सबसे यहाँ पे जो पड़ता है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, तो इसके पुराने नाम है। ठीक है, और इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट लिखा था ना उसको ही लिख लेंगे, पिग्मेलियन पॉइंट का ही नाम इंदिरा पॉइंट है, इस वाले का। ठीक है, सुदूरतम दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट पुराने नाम है, नया नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी
तमिलनाडु आप लिख लेंगे, और उसको उसे बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन, COMORIN, केप कोमोरिन, उस बिंदु को आप लिख लेंगे। ठीक है। कभी कभी PDF में मिस्टेक हो जाती है, PDF में जब मिस्टेक हो जाती है तो कन्फ्यूज़ भी कर देती है। इंदिरा पॉइंट लिखा गया तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी कर दिया उसने। ये वही आ जाता है, आपको मैं बता चुका हूँ, जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि यूपी हो जाएगा आपका, MP हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड नहीं होता है, झारखंड नहीं है, मैंने गलती से झारखंड वहाँ लिख दिया था। झारखंड को काट के MP लिख लेंगे आप, और फिर आपका उड़ीसा, और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है। चलिए, ये आपको लोकेशन दिख रही है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब इनको पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य 8 राज्यों से गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, 5 हो गए। छठा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आपका, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। इसकी भी लोकेशन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ मैप में ही आपको। जैसे ये आपका मैप है, तो ये गुजरती है लगभग यहाँ से इस तरह से। वो लाइन तो बनी नहीं है, इस तरह से जाएगी, हल्का सा राजस्थान को भी ले लेती है। ठीक है, इस तरह से जाती है। तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे आपके? गुजरात, ठीक है, हल्का सा ये राजस्थान भी आ गया। तीसरे नंबर पे MP के बाद चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, 5वें पे झारखंड, 6ठे पे पश्चिम बंगाल, 7वें पे त्रिपुरा और 8वें पे मिजोरम। ठीक है, इस तरह से बनी हुई है। आपको ये बात पहले से भी बताई गई है। और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, केवल भारत से ना पूछ के सबसे पूछते हैं, एशिया में कहाँ से गुजरती है, यूरोप में कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा लगभग 19 देश के आसपास से गुजरती है। ठीक है, उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब हम उसे देख लेंगे। वैसे मैंने एक दिन आपको कहा भी था, एक चैप्टर जब पढ़ाया था आपका, उसमें आप देख लेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों में किन किन देशों से गुजरती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा 2 द्वीपीय देश श्रीलंका तथा मालदीव जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भारत का नक्शा बना हुआ है इस तरह से। तो यहाँ क्या पड़ता है? पाकिस्तान, और ये पड़ता है अफगानिस्तान, हल्का सा यहाँ से मिला हुआ है, 2 देश हो गए। फिर ये क्या पड़ता है? ये पड़ता है चीन, यहाँ पड़ जाता है आपका नेपाल, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 4 के बाद फिर आपका पड़ता है, 4 के बाद लगभग थोड़ा मैप स्टाइलिश बन गया, यहाँ लगभग पड़ता है आपका भूटान, 5 भूटान हो गया। और ये आपका पड़ता है यहाँ म्यांमार, 6 हो गया। और 7वां पड़ता है, आपको पता ही होगा, यहाँ आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो 7 देश कैसे हैं? जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। जो अफगानिस्तान है, ये यहाँ से हल्की सी सीमा बनाता है लद्दाख के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर की, मैंने लिख भी दिया है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान, केवल 106 किलोमीटर की। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कितनी? 4096, 96 पॉइंट भी कुछ है, 96.67 कुछ है, लेकिन 4096 आप याद रखेंगे तो चलेगा। सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, और 2 द्वीपीय देश हैं। ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पड़ता है श्रीलंका और यहाँ पड़ता है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव जिसे हिंदी में बोलते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये सब बात आपको पता ही होगी।
अभी सबसे जो रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली जो क्या हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, 8 को 7 कर दिया। किन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश को 2020 में मिला दिया गया था। कौन कौन से थे? दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया था। उससे पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो जो दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाया गया था, तो उसको किस डेट को मिलाया गया था सबसे रिसेंट, वो डेट आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास के बाद में आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं कि किस डेट में मिलाया गया था। ठीक है, दोनों को 2020 मैंने आपको बता दिया है, 2020 में मिलाया गया था। डेट तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ी मेहनत करें। तो डेट आपको सर्च करनी है, उसके बाद उसको आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, सर्च अभी नहीं करना है किसी को। यदि किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन फिर हो जाता है, आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे या फिर ग्रुप में भी मैसेज, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, किस डेट को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक साथ मिला के 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ी आपकी क्लास हो जाएगी आज की। चलिए इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है? जैसा कि आपने पढ़ा है, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक है, और यह इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, IST कहा जाता है, भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है लाइन इसको, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो आपको बताया जा चुका है। भारत राजनीतिक, ये भी भारत का मैप है, ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं यूज़ कर लेंगे। आगे चलते हैं। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जल संधि तो अलग करती है, स्थल संधि जोड़ती है। ठीक है, जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित। फ्रेंड्स इसको करेक्ट कर लेंगे, क्या हो गया है, 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखा है ना, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, पीछे हमने शायद 7 बोल दिया। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको भी, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लिखा है ना 7, इसको क्या कर लेंगे, इसको 8 कर लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से 8 हैं वो भी हमने नाम लिखे हैं, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से जाते हैं। एक हो जाता है आपका दिल्ली। ठीक है, एक हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको अलग कर दिया गया, उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया, तो 2 बन गए वहाँ से, तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका लद्दाख, कहाँ दिया गया है, लद्दाख ये दिया गया है। ठीक है, 3 हो गए। फिर आपका पुडुचेरी दिया गया है 4, और 5वें नंबर पर आपका अंडमान और निकोबार और दमन और दीव। दिल्ली आपका 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, लद्दाख आपका 3 हो जाता है। चौथे नंबर पर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर पर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, और 6ठे नंबर पर क्या हो जाता है आपका दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इनको एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, 6 हो जाएंगे। और 7वें नंबर पर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा फिर लक्षद्वीप, तो टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, काउंटिंग एक बार फिर से कर लेंगे। दिल्ली 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, पुडुचेरी 3 हो गया, अंडमान निकोबार 4 हो गए, चंडीगढ़ 5, और ये पूरा 1 ही है आपका 6,
और लद्दाख 7 और लक्षद्वीप 8, टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पीछे भी करेक्ट कर लेंगे, पीछे 7 को 8 लिख लेंगे। पहले 9 थे, ठीक है, पहले थे 9। 9 कब बने थे? 9 से भी पहले आपके थे 7 ही थे, 9 से भी पहले। तो 7 के बाद 9 कैसे हो गए थे? आपका जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 7 से फिर 9 हो गए थे। ठीक है, 7 से आपके 9 हो गए थे। अब 9 में भी क्या किया इन्होंने? फिर मैंने आपसे एक डेट पूछी है कि ये दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को फिर एक कर दिया था। तो फिर 9 से फिर 8 हो गए। ये किस डेट को किया था? सबसे अंतिम यही किया था, वो डेट आपको बतानी है ऑफलाइन कमेंट में। ठीक है, और जब आपको एक सेकेंड, जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब आपके बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे फ्रेंड्स आपके 26 अक्टूबर की डेट थी। ठीक है, आपकी 26 जनवरी 2020 को, नहीं 26 जनवरी नहीं, 31 अक्टूबर, हाँ 26 जनवरी तो मैंने कुछ और डेट आपको बता दी। 31 अक्टूबर 2019 को, हाँ यही डेट है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था। पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको काट के 2 भाग कर दिए थे, तो तब 9 यूटी हो गए थे। उसके बाद 9 यूटी हो गए थे और सबसे लास्ट में 2 यूटी को एक साथ मिला दिया गया, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया था। मिलाने के बाद इनको 8 अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 8 कब हुए अंतिम बार, उसकी डेट आपको बतानी है। चलिए, ये क्या लिखा है यहाँ? ये क्या लिखा है? क्षेत्रफल की नहीं, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ था। जो राज्यों का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। अच्छा मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सॉरी, राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और फिर चौथे नंबर पर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। ठीक है, ये मैं लिखा, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। क्रम इनका ये दे दिया है, कभी कभी पूछ लेता है क्रम भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ये पड़ रहा है आपका श्रीलंका, ये आपका द्वीपीय देश है। ठीक है, और यहाँ पड़ता है आपका मालदीव। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं ये, जो कि मैप में लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? दक्षिण में समुद्र में स्थित द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये वाली जल संधि इसको बोलते हैं, ये बीच में इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, चलिए अभी क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय 3 ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीपीय कहलाता है। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? 3 ओर से, जैसे भारत है, यहाँ जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है। 3 ओर से घिरे, जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। भारत का भौगोलिक विभाजन देख लेंगे अब, 6 भागों में किया गया है। किस तरह से किया गया है भारत का, एक बार मैप बना लेते हैं सही से, अच्छा सा। ठीक है, ये कह रहा है उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, तो यहाँ पढ़ते हैं पर्वत। ठीक है, भारत में उत्तर के पर्वत, फिर उत्तर के मैदान, यहाँ पढ़ते हैं आपके उत्तर के मैदान। ठीक है, फिर कह रहा है मरुस्थल, ये वाला राजस्थान वाला हिस्सा, ये होते हैं भारत के मरुस्थल। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार, इस वाले भाग को कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार, इस वाले भाग को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तटीय मैदान, इस वाले भाग को तटीय मैदान कहा गया है, ये चारों तरफ। ठीक है, ये आ जाता है आपका तटीय मैदान। फिर लास्ट में द्वीपीय समूह, द्वीप समूह कहाँ पड़ते हैं? यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है आपका, और यहाँ आपके अंडमान निकोबार द्वीप पड़ते हैं।
ठीक है, इस तरह से 6 भागों में भारत का भौतिक विभाजन किया गया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये उत्तर के पर्वत, ये उत्तर के मैदान, ये भारत का मरुस्थल, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये इसके दोनों तरफ जो ये भाग है तटीय मैदान, और ये जो बने हुए ये और ये आपके द्वीप समूह। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे अभी, और फिर आपकी क्लास हो जाएगी ख़त्म। फ्रेंड्स, अभी भी क्लास को किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और शेयर आप करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय को इस तरह से 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। तो पहली श्रेणी को बोलते हैं आपका पहली श्रेणी को बोलते हैं हिमाद्री या वृहत हिमालय। ठीक है, वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री, वृहत हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद वाली श्रेणी को, यानी कि वृहत हिमालय के जो दक्षिण में पड़ेगी, इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। पहली वाली में, वृहत हिमालय में, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका नाम भी आपको पता ही होगा। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है और कितनी उसकी हाइट है। ये आप होमवर्क में ऑफलाइन में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑफलाइन में भी वीडियो के बताएंगे आप, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका आंसर बता सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिल गए हैं। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय है। तो ये तो हिमाद्री पढ़ी थी हमने पहली वाली, फिर ये बीच वाली, इसके बाद वाली कौन सी है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में 3 श्रेणी बताया था ना, 3 श्रेणी में हिमालय को बांटा गया है। तो तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक रेंज, और ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे नई यानी कि सबसे बाद वाली। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, अभी क्या कह रहा है ये कह रहा है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा जमा किए गए अवसाद से उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तर के जो मैदान मैंने आपको बताए थे सेकंड नंबर पे, उनका निर्माण कैसे हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा उनमें जो बह के जलोढ़ निक्षेप द्वारा जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनके द्वारा उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ है। और उत्तर के जो मैदान है उनकी भूमि बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, नम उनकी मिट्टी होती है, तो इसलिए इस क्षेत्र पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बात आप याद रखेंगे, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, अभी मैं आपको रीड भी करवा दूंगा। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। यहाँ बताया था ना, ये वाला पोर्शन भारतीय मरुस्थल है, जो कि काफ़ी गर्म रहता है, रेगिस्तानी एरिया है, वनस्पति वहाँ कम पाई जाती है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब कह रहा है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। उत्तरी मैदान ये थे, ये वाले, इनके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस तरह से बना हुआ है ना, मैंने आपको बताया भारत का भाग, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार ही लग रहा है। ठीक है, जो विश्व की, अभी क्या कह रहा है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। ये भारत का मैप बना देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर ये वाला हिस्सा हो गया और पश्चिम ये वाला हो गया। तो यानी कि यहाँ ये वाले भाग पे क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालमपुर से लेके, यहाँ से गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, और दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, और रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आपको पता भी होगा ये बात। ये टोटल लंबाई इसकी लगभग ये 800 किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक। ठीक है, जो विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है ये। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है अरावली की, उसका नाम गुरु शिखर है। 1722 मीटर उसकी हाइट है।
ठीक है, याद रखेंगे। विंध्य एवं सतपुड़ा भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की, जिनसे होकर नर्मदा एवं तापी या ताप्ती नदी बहती है। वैसे तो अभी ये प्रायद्वीप पठार की बात चल रही है, तो प्रायद्वीपीय पठार में कह रहा है विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी भी है। तो विंध्य श्रेणी लगभग यहाँ पड़ती है और सतपुड़ा श्रेणी लगभग यहाँ पड़ती है। और आपको बता देता हूँ मैं, जो दो नदियों के नाम बताए गए हैं, एक तो आपकी कहाँ चला गया इसमें, इनसे होकर नर्मदा, नर्मदा नदी यहाँ बहती है, ठीक है, किसके? जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, फिर से बताता हूँ, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊपर बहती है नर्मदा नदी, किधर की ओर? पूर्व की ओर। और सतपुड़ा के पश्चिम में, यानी कि यहाँ, ये सतपुड़ा श्रृंखला है, इसके पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तापी या ताप्ती। तापी या ताप्ती नदी एक ही बात है, ये बहती है इसके पश्चिम में, सॉरी पश्चिम में कह रहा हूँ, दक्षिण में। ये भी इसी तरफ बहती है पूर्व की ओर। और ये अपना जल कहाँ गिरा देती हैं? भारत के इस तरफ क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में, सॉरी मैंने उल्टा थोड़ा बोल दिया है, उल्टा बोल दिया मैंने फ्रेंड्स। ये क्या करती हैं? इधर की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ, और इधर अपना जल गिरा देती हैं यहाँ पे। भारत के इधर क्या पड़ता है? अरब सागर, और इस तरफ क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर बहती हैं। मैंने आपको उल्टा बोल दिया था थोड़ा, पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। एक बार आपको मैप से बना के बता देता हूँ, ये भारत का नक्शा है। ये कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार ये वाला हिस्सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या पड़ता है? पश्चिमी घाट बोलते हैं उसको, या फिर इसी का नाम सह्याद्री भी है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। और कह रहा है पूर्व में पूर्वी घाट है, इस वाले को, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। और जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है, इसकी कंपेयर में, किसकी? पश्चिमी घाट की कंपेयर में चौड़ा है, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से चौड़ा है। पश्चिमी घाट में के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में, इसको बता देता हूँ। ये थे ना आपके तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, और ये थे आपके पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में कह रहा है, यानी कि यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है? तटीय मैदान है। और पूर्वी घाट ये बताया, तो पूर्वी घाट के पूर्व में लगभग यहाँ पे तटीय मैदान है, मैदान, ठीक है, तट के नज़दीक। पूर्वी मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, पूर्वी मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो पूर्वी घाट है वो चौड़ा है, तो पूर्वी घाट की तरफ जो पूर्वी मैदान पड़ते हैं वो चौड़े हैं, किससे? वो पश्चिमी घाट की तरफ जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनसे चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान से जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, पूर्व की ओर यानी कि इस तरफ, अब इस तरफ बहने वाली कई सारी नदियाँ वहाँ स्थित हैं। कौन कौन सी? जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन आपको लिख दिया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं और बहते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती हैं? यहाँ गिरा देती हैं, इस तरफ। और इस तरफ क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। और एक बात याद रखेंगे, जो भी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहेगी, पूर्व की तरफ, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, वो क्या बनाएगी? वो बना देती है आपका, बताइए क्या बना देती है? जो पश्चिम की ओर बहती है वो तो बनाती हैं एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी बना देती हैं। और जो पूर्व की ओर बहती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाने का क्या मतलब है? कि नदी जो है अपने मुहाने पर, यानी कि जहाँ पे जल गिराती है, नदी जहाँ जल गिराती है अपने मुहाने पर, वहाँ अवसाद इकट्ठा कर देती है, अवसाद, ठीक है, सेडिमेंट्स, इसे बोलते हैं डेल्टा बना देती है। और पश्चिम की तरफ जो बहती हैं, पश्चिम की तरफ जो बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाने का मतलब है कि कोई भी अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स अपने मुहाने पर इकट्ठा वो नहीं करती, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये लिखा है यहाँ, अपना जल अरब सागर में गिरा देती हैं। कौन सी?
क्योंकि ये भी जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, अरब सागर, क्योंकि जो नदी पूर्व की ओर बह रही है इस तरफ, तो इस तरफ अरब सागर थोड़ी ना पड़ता है, इस तरफ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी लिख लेंगे, इसको काट के आप क्या लिख लेंगे, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है। अरब सागर की जगह लिख लेंगे बंगाल की खाड़ी, क्योंकि जो नदी पूर्व की तरफ बह रही है, भारत के पूर्व में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की तरफ पड़ता है पश्चिम में, इसलिए गलत लिखा है। यह नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, जो पूर्व की तरफ बहती हैं उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि अपने मुहाने पर ये कोई अवसाद इकट्ठा नहीं करती हैं, जो डेल्टा बनाती हैं अपने मुहाने पर, जहाँ वो जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, वहाँ अवसाद इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है। और अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप देख लेंगे, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के बारे में सुना है? यह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में बनता है। बंगाल की खाड़ी पता ही है आपको, ये भारत है, ये आपकी पड़ती है बंगाल की खाड़ी। यहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं दो नदियाँ मिलकर, कौन कौन सी, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। गंगा का नाम क्या हो जाता है वहाँ, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, बंगाल पश्चिम बंगाल में जब ये पहुँचती हैं इनका नाम चेंज होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, क्या हो जाता है, जमुना। और गंगा का क्या नाम हो जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंचने पर गंगा का क्या नाम हो जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है। ठीक है ना, चलिए छोड़िए, या फिर मैं ही बता देता हूँ। गंगा, और जो गंगा का नाम हो जाता है पद्मा पश्चिम बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना, जय मैं उन्हें जमुना, यमुना नहीं जमुना। तो दोनों मिलके क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ बनाती हैं, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो डेल्टा बनता है उसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अब लास्ट वाला पॉइंट बचता है, भारत में दो द्वीपीय समूह हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप। ये भारत का नक्शा है, इधर पड़ता है आपका लक्षद्वीप, इधर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अब नहीं, अरब सागर में स्थित है, इस तरफ अरब सागर पड़ता है, जिसका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है। परवाल भित्ति समझते हैं, परवाल भित्ति कंकाल होता है जीवों का, समुद्री जीव है उनका कंकाल होता है परवाल भित्ति, कोरल रीफ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो कंकाल होता है उसके ऊपर नया जीव इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है, पैदा हो जाएगा। तो नया जीव वो जब मरेगा उसका फिर कंकाल रह जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंकाल इकट्ठे हो के एक द्वीप का निर्माण हो गया है पूरा। तो लक्षद्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है। हालांकि लक्षद्वीप इतना बड़ा नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है, परवाल भित्ति है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, कि सबसे बड़ा जो द्वीप है ये कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में, जिसका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यानी कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। उसके बहुत सारे द्वीप हैं, और जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्लास। अच्छा, अभी क्या लिखा है, सुनामी, विशाल सागरीय तरंगें होती, सुनामी कहते हैं ना, सुनामी आ गई है सागर में, जो समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो विशाल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे इस तरह से करके, तो उन्हें सुनामी बोलते हैं। और सुनामी से कई बार भारत में नुकसान हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, ये देखेंगे क्या लिखा है, जलोढ़ निक्षेपीय नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, ठीक है। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सरिता की मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जैसे नदी आई है और इस तरफ से चारों तरफ से नदियाँ आ जाती हैं, तो ये मेन नदी हो गई, जो चारों तरफ से नदी आके इसके अंदर मिल जाती हैं, नदियों को सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या लिखा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, जो कि मैं आपको बता चुका। डेल्टा स्थल का वह भाग है, डेल्टा क्या होता है मैंने बताया था ना, जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना मतलब जहाँ नदी जल गिराती है,
जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। और ये कौन सी नदी बनाती हैं जो डेल्टा, जो पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो एस्चुरी बनाती हैं वो मुहाने पर अवसाद इकट्ठा नहीं करती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाफट थोड़ा बड़ा करके। वही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, आप सबको पता होगा। ये कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता? कोई ऐसा है तो बता दे दिल्ली नहीं पता, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी नहीं है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। आई होप कि ये बात सब आपको पता है और मैं आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। भौतिक विभाजन, जो कि 6 भागों में मैंने बताया आपको। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब रक्षा करता है, ठीक है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर, समझते हैं, सब समझते हैं आप। बर्फ़, हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में श्रृंखला को इसे वृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और बाहर वाली को सबसे बड़ी, सबसे पूर्व, इसको उत्तरी को बोलते हैं वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री, ठीक है। सबसे लास्ट वाली, तीसरे नंबर की, सबसे दक्षिण में हिमालय का, उसे बोलते हैं शिवालिक रेंज। ये सबसे नवीन होती है, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगा लीजिएगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है, ये वाली। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में भारत का, ये तो हिमालय हो गया, यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, ये हिमालय हो गया। हिमालय के दक्षिण में, यानी कि यहाँ क्या है, उत्तर के मैदान हैं। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उपजाऊ भूमि है, नम भूमि है, इसलिए जनसंख्याएँ ज़्यादा पाई जाती है। पढ़ लेंगे, ये भी बात इसमें लिखी हुई है। जो उसमें लिखा है मैंने सब पढ़ा दिया आपको। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, बताया था ना। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। ये भारत का नक्शा है, पश्चिमी भाग यहाँ पे आपका मरुस्थल पड़ता है, ठीक है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि यहाँ पे आपके उत्तरी भारत के दक्षिणी भाग में ये प्रायद्वीपीय पठार है आपका, ठीक है। इसकी त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज की तरह लग रहा है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियाँ हैं, बहुत सी पहाड़ी भी हैं, घाटियाँ भी हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में यानी कि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए हरियाणा पंजाब तक, ठीक है, फैली हुई है 800 किलोमीटर में। और इसी जो रायसीना पहाड़ी है दिल्ली की, वो इसी का हिस्सा है, अरावली का। और उसी पे रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन पड़ता है, ठीक है। लगभग ही 800 किलोमीटर में फैली हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये आप गुजरात के पालमपुर से लेके, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक, पंजाब तक नहीं, दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर में फैली हैं, ठीक है। और जो रायसीना पहाड़ी है दिल्ली की, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये अरावली का हिस्सा है, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो अरावली की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वो राजस्थान में पड़ती है, माउंट आबू की पहाड़ियों पर, ठीक है। कहाँ पड़ती है? माउंट आबू की पहाड़ियों पर। आगे पढ़ लेते हैं, कहाँ तक पढ़ लेता हूँ, यहाँ तक पढ़ लेता हूँ। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, जो अरावली है, सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। मैंने विंध्य और सतपुड़ा के बारे में आपको बताया था।
ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुड़ा है, और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, यहाँ नर्मदा नदी है, ठीक है, और ये ताप्ती नदी है। दोनों की दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों नदी क्या बनाती हैं? एस्चुरी। मैंने बताया था पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी वो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। ताप्ती लिखा आएगा, कहीं कहीं तापी नदी आएगा, एक ही बात है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। बताया था आपको, इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट, और इनके भी पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। ये बात भी आपको मैंने बताई थी, लिखा होगा इसमें यही। ये क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है पश्चिमी घाट ये एक जैसा है, लेकिन जो पूर्वी घाट है बीच बीच में टूटा हुआ है, ठीक है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा उसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। मैंने बताया था यहाँ पे तटीय मैदान है, यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। ये वाले जो हैं पश्चिमी तटीय मैदान पतले पतले हैं, लेकिन ये इनकी कंपेयर में क्या है? पूर्वी तटीय मैदान ये चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, तटीय मैदानों में पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पूर्व की ओर इस तरफ बहती हैं, ठीक है। और कावेरी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मैंने बताया था जो पूर्व की ओर बहेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जो नदी पश्चिम की ओर बहेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी, ठीक है। ये क्या लिखा है नीचे, इसको पढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, गंगा को पद्मा बोलते हैं। ये दोनों ही मिलके आपके इसमें बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फ्रेंड्स, ये सुनामी का पिक्चर लगाया हुआ है, सुनामी किस तरह से आती है, ठीक है, आप देख लेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने वाला इस पेज में, लेकिन आपके लिए मैंने ये पेज ऐड कर दिया था, क्योंकि ये सुनामी का पेज है। थोड़ा सा मैंने कैसे ऐड कर दिया, सुनामी आ गई है तो ये सब इधर उधर भाग रहे हैं, ये लोग है ना, नाच नहीं रहे हैं, देखने में लग रहा होगा आपको नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हैं। सुनामी आ गई है। चलिए, अब आज था लास्ट में द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, जिसके बारे में मैं तो आपको बता चुका, लेकिन ये बुक में लिखा है, वो पेज हम पढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। मैंने बताया था लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, प्रवाल भित्ति से। ये क्या होते हैं? एक तरह के कंकाल होते हैं, उन्हीं के ऊपर दूसरा जीव पैदा होता रहता है और वो इकट्ठे होते रहते हैं और बहुत बड़ा एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में ये भारत है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? एक द्वीप समूह है जो सुनामी से प्रभावित हुआ था 2004 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप, कुछ द्वीप इसके डूब गए थे, ठीक है, पानी में सुनामी के कारण। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया? सामना भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स क्या करती है? गाइडलाइंस जारी करती है इससे बचने के लिए। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज की क्लास नॉर्मल से 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी इसलिए क्योंकि क्लास पूरी भी करनी थी और आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी, वरना इसी क्लास से मैं 2 क्लास बना के रेडी कर देता तो उसमें आपका 1 दिन का टाइम वेस्ट होने वाला था। तो मैंने आपका टाइम बचा दिया है। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं ऑफलाइन में। और क्वेश्चन फॉर टुडे, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपसे ऑलरेडी पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिमालय की जो उत्तरी श्रेणी है, ठीक है, हिमाद्री जिसको बोलते हैं या बृहद हिमालय, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है और कितनी उसकी ऊंचाई है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले 9 थे, अभी 8 हो गए हैं। तो 8 जो हुए, अंतिम बार दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव को का विलय किया गया था। इनको मिला के 1 बना दिया गया, तो 9 से 8 हो गए थे। तो किस डेट में इनको मिलाया गया था, वो डेट आपको होमवर्क में इसमें आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे आजकल कमेंट करने जो हैं, फेसबुक ग्रुप जो बना रखा है उस पर हमने क्वेश्चन पोस्ट करने अभी कुछ दिन के लिए रोक दिए हैं। ठीक है, अभी आप इसी पे ध्यान दीजिए। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, यूज़ करते हैं तो। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF डेली सेंड की जाती है। ठीक है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रही होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे चैनल के लिए, वीडियो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपना फीडबैक वीडियो के लास्ट में ऑफलाइन में ज़रूर देंगे। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देंगे। और कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट मैसेज कॉल या कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और रिवीजन अपना कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।